अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बार फिर विटनेस किए गए। आज के दिन मार्केट के अंदर 45,900 अबव क्लोजर रहा। इट मींस कि मार्केट 46,000 के क्लोजर को कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रही है और एट द सेम टाइम वीक का एंड नजर आ रहा है। कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन है तो हो सकता है मार्केट दोबारा बुलिश नोट पर एंड करे और वापस रोल ओवर वीक के अंदर कंसोलिडेशन प्रोसेस में आए। अगर हम बात करें ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स के बारे में तो इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिसका इंपैक्ट नजर आ रहा है कि ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है मार्केट के अंदर और कंसोलिडेशन प्रोसेस जो है काफी हद तक सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ रहा है। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 45,676.94 के लेवल पर। हायर साइड पर मार्केट गई 46,143.53 हम देख रहे हैं। इंट्राडे हाई में 46,000 का लेवल जो है वो टच हुआ है। लोअर वाज 45,676.94 सेम एज द ओपनिंग एंड फाइनली क्लोजर 45,984.46। जरा सा 46,000 से पीछे हम 307.52 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 606.38 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। हेफ्टी वॉल्यूम्स मार्केट के अंदर दिख रहे हैं। 129.81 का इजाफा देखा गया। वैल्यू रही 17.92 बिलियन रुपीस और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप बीइंग इन रेड टेरिटरी के इलेक्ट्रिक असिस्ट को लीड करे हैं 0.15 के इजाफे के साथ। 4.25 पे क्लोजर। 143.82 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। यहाँ पे एक स्क्रिप के अंदर वॉल्यूम्स काफी जनरेट हुए हैं। हम नेटवर्क लिमिटेड सेकंड स्कॉट पे 0.32 का डिक्लाइन। 7.22 पे क्लोजर। 43.37 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड एंड लास्टली PIBTL 0.16 का इजाफा। 12.84 पे क्लोजर। 31.43 का कारोबार रहा। ये थी परफॉर्मेंस मार्केट की। हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड बाइंग देखी जा रही है। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी हो रहा है और हम देख रहे हैं जो स्क्रिप्ट वाइज डेली बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं वो भी आज के दिन दिखाई दिए हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है इकोनॉमी की ग्रोथ, यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी सर्वाइव करती हुई दिखाई दे रही है। चैलेंजेस बहुत सारे हैं। एट द सेम टाइम हम बात करेंगे डिस्पाइट ऑफ कोविड सेकेंड फियर जो था, सेकेंड स्पाइक का फियर वो भी इंटैक्ट नजर आता है, लेकिन इकोनॉमिक रिवाइवल नजर आ रहा है। रिपोर्ट देखें, वापस आते हैं। मुआशी तरक्की एक ऐसा अमल है कि जिसके तहत कोई भी मुल्क अपने जराये को भरपूर तरीके से इस तरह इस्तेमाल करता है जिसके नतीजे में मुल्क के अवाम की हकीकी आमदनी में इजाफा होता है। बदकिस्मती से मौजूदा हुकूमत को विरसे में बदतरीन मईशत मिली। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत को मुश्किल फैसले करने पड़े जिसके नतीजे में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के साथ रुपए की कदर भी मुस्तहकम हुई, जबकि स्टॉक मार्केट ने भी खूब तरक्की हासिल की। मौजूदा हुकूमत में पाकिस्तान तेजी से तरक्की करती मईशत और सार्फिन की बेहतरीन मंडी बनकर उभरा। पाकिस्तान में इक़्तिसादी तरक्की गुज़िश्ता 8 साल की बुलंद तरीन शरह पर पहुंची। दहशत गर्दी में खातिर खा कमी के बायस गैर मुल्की सरमाकारी में इजाफा हुआ। बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुतवस्सित तबके की जमात है जिसकी बेहतर पॉलिसी से मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात ने नई बुलंदियां हासिल की जिनके तहत CPEC का नया मरहला शुरू हुआ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन के जरिए पाकिस्तान को मौशी तौर पर नाकाबिल तस्खीर बना देगा। इस मजबूत पाक चीन पार्टनरशिप के साथ ही दिफाई हवाले से भी नए मैदान सामने आए। इसी दौर में 3 नए डैमों की तामीर पर अमली काम भी शुरू हो चुका, जिनमें से एक इमरान खान के पहले दौरे हुकूमत में इंशाअल्लाह ऑपरेशन भी हो जाएगा। जो कंपनियां पहले पाकिस्तान की तरफ मुतवज्जे नहीं थी अब वो मुतवज्जे हो रही हैं। पाकिस्तान माजी की निस्बत इक़्तिसादी सरगर्मियों की इंतहा पर पहुंचने वाला है। बैनुल अक़वामी जरीदे लिख रहे हैं कि गुज़िश्ता सालों में मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ी है। चीन बुनियादी ढांचे के शोबों में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। यही नहीं, आलमी इदारों ने गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद में इजाफे का एतराफ़ किया है। जी, रिपोर्ट आपने देखी। ओवरऑल दिखाई दे रहा है कि जो इकोनॉमिक रिवाइवल है, यानी कि 2-3 साल पहले की बात करें हम, काफी चीजें ग्रास रूट लेवल पर उल्टी पुल्टी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब हम देख रहे हैं ऑन ट्रैक नजर आ रही है। इकोनॉमी की बात करें तो नंबर्स भी काफी हद तक बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो एक्सपोर्ट्स की बात हो, रेमिटेंसेस की बात हो या ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट जो हर वक्त डेफिसिट में नजर आ रहा था अब सरप्लस होता हुआ और न्यूट्रल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तमाम चीजें काफी हद तक रिवाइवल की तरफ आई हैं और अभी भी बहुत ज्यादा
एक लॉन्ग, एक फार वे है जो अभी अचीव होना है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक बेग साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू नताशा, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी इन योर शो। ठीक है सर, हम मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ मार्केट के हवाले से बातचीत चल रही थी। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इश्तियाक बेग साहब। आप बिजनेसमैन भी हैं और इकोनॉमिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी इन योर शो। थैंक यू सो मच सर। ओवरऑल जो इकोनॉमी का रिवाइवल है काफ़ी तेज़ी से दिखाई दे रहा है डिस्पाइट ऑफ कोविड चैलेंजेस। हम देख रहे हैं अ लॉट ऑफ चैलेंजेस पाकिस्तान ने विटनेस किए हैं बिफोर 2 years 3 years। मार्केट की सूरत हाल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो थी, लेकिन नेगेटिविटी एक जगह प्रिवेल हो रही थी। अब क्या दिखाई दे रहा है सर? वैसे देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया की बिकॉज ऑफ द कोविड इस वक्त पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत डिप्रेशन का शिकार है। यानी कि यूरोप और अमेरिका ने कभी इस तरह की नहीं देखी जो डिप्रेशन इस वक्त वहाँ पे आया हुआ है, और उनकी इकोनॉमी जो है जीडीपी वगैरह वो माइनस को मुश्किल से अचीव कर पाएंगे। बट हमारे साथ ये हुआ है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे 6 months जो हैं वो रिवाइवल की तरफ गए हैं, और हमारे हर जो सेगमेंट से उसके अंदर बेहतरी आई है। सबसे पहले जैसे अभी आपने इंट्रो में जिक्र किया कि एक्सपोर्ट्स का माशाल्लाह फ्रॉम द लास्ट 6 months हमारी एक्सपोर्ट्स जो है एन एवरेज ऑफ 5% बढ़ी है टोटल। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो हमारा एक था कि 24-25 बिलियन डॉलर से हम आगे नहीं बढ़ते, बल्कि दिसंबर और नवंबर बहुत अच्छा गया है। नवंबर दिसंबर तकरीबन 2.2 बिलियन की हमने एक्सपोर्ट्स की है। तो ये इस बार अगर हम इसको लगाते हैं तो मेरे ख्याल से हम 25 बिलियन को क्रॉस कर जाएंगे। रिमिटेंसेस जो है उसने तो माइंड बॉगलिंग किया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझ जैसे आदमी को। 27% उसमें इजाफा हुआ है। यानी कि हम जो कभी 21-22 बिलियन से ज़्यादा नहीं जाते थे, इस बार अगेन फ्रॉम लास्ट 2-3 months 2.2-2.3 पर मंथ हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो आ रही हैं, उसमें इजाफा हो रहा है। और ऑल टुगेदर कंपेयर टू लास्ट ईयर 26% का इसमें इजाफा हुआ है। और अगर आप 2.2 भी लगाते हैं तो आई एम थिंकिंग कि हम 26 को भी क्रॉस कर जाएंगे, जो कि मिरेकल है। ऐसे वक्त में जब गल्फ कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, वर्कर्स को वापस भेज रहे हैं, और मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ रेमिटेंसेस बढ़ने का। मैं ये सोचता हूँ कि हमने हुंडी पे, जिसको हवाला भी आप कहते हैं, बहुत सख्ती की हुई है पाकिस्तान ने, और ये हमें पहले करनी चाहिए थी। अब कोई एवेन्यू नहीं है बाहर के लोगों के लिए भी, वो किसी तरीके से सिवाय बैंक के अलावा वो नहीं भेजते। थ्रू प्रॉपर चैनल तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। पहले ये पैसे आते ज़रूर थे मगर रिफ्लेक्ट नहीं होते थे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर नहीं था, और ये जो हुंडी हवाला के लोग काम कर रहे थे, ये लोग मंगाते भी थे और इसको यहाँ से भेजते भी थे। तो हमने एक तरफ इससे हमें फ़ायदा नहीं हुआ, हमें वो तमाम अमाउंट ये जो 4-5 बिलियन का है ये वापस हमारे से होता था, और कई लोग इसको दोबारा से भेज के दोबारा से मंगाते थे और उसको अवॉइड करते थे। वो तमाम प्रैक्टिसेस जो हैं वो अब रुक गई हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है। फिर तीसरी चीज़ ये हुई है कि कोविड की वजह से जहाँ पे हमें कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, ये जितने हमारे डोनर्स थे, चाहे IMF ले लें, वर्ल्ड बैंक ले लें, G20 ले लें, इन्होंने हमको थोड़ा सा रिलैक्स किया और डेफर्ड कर दी हैं जो पेमेंट्स हमारी थी। 5 से 6 बिलियन हमारे वो भी जो थे बच गए। अच्छा, जब आपकी रिमिटेंसेस बढ़ती हैं तो हमारा
ये जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही थी कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम हो रही थी और हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, उसने लास्ट फ्यू मंथ्स के अंदर हमारा बड़ा साथ दिया है। एग्जैक्टली सर, अगर हम बात करें कि जो ये फिस्कल ईयर का स्टार्ट हुआ है बहुत ही पॉजिटिव नोट पे हुआ है। जब कोरोना आया था, क्योंकि अगर हम स्टार्ट से बात करें और ये प्रॉपर चीज़ें डायसेक्ट करें तो हमें दिखाई देता है कि मार्च के अंदर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस एक साथ घेर लिया था उन्होंने हमें। एट द सेम टाइम हम देख रहे थे ओवरऑल इंटरेस्ट रेट 13.25% पे था, वो कम किया गया। आप समझते हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की जानिब से जैसे जैसे टाइमली मेजर्स लिए गए, कितना हेल्प आउट किया है इन्होंने? देखिए, मेरे ख्याल से मैंने आपके भी कई प्रोग्राम में ये कहा था कि जब 15 और 16% पे हमारे इंटरेस्ट रेट थे तो मैं अक्सर हर एक यही कहा करता था कि इसमें तो ना तो नई इंडस्ट्री हमारी लग सकती है और ना इसके अंदर एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है, क्योंकि रीजन में हम सबसे ज़्यादा थे। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो की है गवर्नमेंट ने वो ये की है कि पूरे रीजन को जब चेक किया तो पता लगा कि 6-7% पे इंडिया भी, चाइना भी, श्रीलंका भी ये सब काम कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई कि स्टेट बैंक ने ये रियलाइज़ किया और अब सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है वो ये है कि 6-7% पे आपने देखा है कि एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई। और एक सबसे अच्छा इंसेंटिव जो दिया गया है कि अगर आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर आप एक्सपेंशन करने जा रहे हैं तो जो मशीन मंगा सकते हैं वो 3.5% या 4% पे। तो डेट इज़ ए ग्रेट थिंग, यू नो। इन चीज़ों ने सब ने ये किया है कि हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर इजाफा कर दिया है। देखिए, दूसरे एक्सपोर्ट्स को बढ़ने का एक मकसद ये भी है कि चाइना पे अमेरिका ने काफ़ी सख्ती की हुई थी, आपको पता है। उनके टैरिफ्स जो थे बढ़ा दिए, ट्रेड वॉर दिखा रहा था। यहाँ रेगुलेटरी ड्यूटीज अब होती थी, वहाँ होती थी। चाइना जो था उसके ओवरहेड्स हमसे कम थे, हमारे ज़्यादा थे। हम दो जगहों पे मार खा रहे थे। एक जगह हमारा इंटरेस्ट रेट जो था वो प्रॉब्लम में है और थोड़ा हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस थे, जिसको हम चार्जेस थे वो हमारे रीजन में सबसे ज़्यादा थे, टैरिफ बहुत ज़्यादा था। अच्छा, इन दोनों चीज़ों पे हुकूमत ने किया है और बड़ा अच्छा था। यही पहले हमारी डिमांड थी कि सर आप ऐसा करें कि हमें लिविंग प्लेइंग फील्ड दे दीजिए, जो मार्केट चल रही है और आप देखें कि हम परफॉर्म करेंगे। और पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स ने ये साबित कर दिया है कि अगर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है या वही रेट्स इंटरेस्ट या वही इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हमारे होते हैं एनर्जी के, तो हम एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सफ़र जो एक्सपोर्ट्स का है वो 25-26 बिलियन पे ख़त्म नहीं होगा। हम 30 बिलियन तक हम इसके अंदर जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी एडवांटेज हमें ये मिली है कि चाइना का टैरिफ जो है अमेरिका से बढ़ गया है। मेरे कुछ दोस्त हैं, डे बिफोर यस्टरडे मैं उनके साथ बैठा था, दे आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ टॉवल्स। देखिए, टॉवल्स और बेडशीट क्या हुआ, कोविड की वजह से हर हॉस्पिटल को टॉवल भी चाहिए, बेडशीट भी चाहिए, पिलो कवर भी चाहिए। 70% उनकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है कंपेयर टू लास्ट ईयर। और ये पहले कहाँ जा रही थी, ये चाइना जा रही थी, अब वहाँ पे बंद हो गई। इंडिया को भी इसकी एडवांटेज मिली, तो पाकिस्तान को ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है और अगर हम इसके ऊपर तवज्जो देते हैं। मगर एक थोड़ी सी इस बार जो हमें प्रॉब्लम आई है वो ये आई है कि हमारे कॉटन की क्रॉप जो थी वो इतनी अच्छी जो सर, मैं उस नहीं पर भी हुई। आऊंगी, लेकिन पहले मैं चाहूंगी कि आप एक्सपोर्ट को मजीद डायसेक्ट करें। ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है? एक्सपोर्ट के नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, सारी चीज़ें बेटरमेंट की तरफ आ रही हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन्हें इश्यूज भी दरकार हैं। अगर वो एक्सपेंशन का सोचते हैं तो वहाँ पे उनको इश्यूज होते हैं कि पावर सप्लाई प्रॉब्लम होगी। तो कोई ऑल्टरनेट चीज़ों का काम हो रहा हो ऐसा कि आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट जैसे जैसे फ्लरिश कर रही है तो ये रिदम, ये मोमेंटम वही रहे? देखिए, अभी आपने एंट्रो में जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ ने इम्प्रेस किया है कि हम कुछ डैम बना रहे हैं और उनमें ये बतलाया गया कि एक डैम हो जाएगा। हमें इस वक्त क्या हो रही है कि हुकूमत जो इंडस्ट्रियलिस्ट को और ख़ासतौर पर एक्सपोर्टर्स को सब्सिडाइज बिजली प्रोवाइड कर रही है, यानी कि कुछ पोर्शन वो अब लोड अपने पे भी ले रहे हैं। बट ये तरीका नहीं है। कब तक आप लेंगे, कब तक लेंगे? हमारा प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रहा है कि हमारा इन्हिसार जो ज़्यादातर जो है वो फ्यूल के ऊपर है। जब फ्यूल जो है इट्स द मोस्ट एक्सपेंसिव। दुनिया के कई ममालिक में अब फ्यूल से, यानी कि फर्नेस ऑयल से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस नहीं की जाती है, वो बहुत ज़्यादा महंगी आती है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी नहीं है। बहुत सबसे सस्ता क्या चीज़ है, वो सबसे सस्ती जो है हमारी ये डैम वगैरह से जो हमें हाजिर होती है, सोलर एनर्जी, सोलर हो गई है, डैम हो गई है, विंड हो गई है। मजे की चीज़ ये है कि इन तमाम चीज़ों में काम किया गया। हमने सोलर के बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लगे हैं, विंड के हमने बहुत बड़े प्लांट लगाए हैं। इसी तरह पाकिस्तान जो है, वेयर इज द लूप होल? हम कहते हैं काम किया गया, प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किए गए, एट द सेम टाइम वहाँ कुछ दिखता नहीं है। वो सब फाइल्स में प्रॉपर्ली कागजों में होता है, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई नहीं देता। देखिए, थोड़ी सी ब्यूरोक्रेसी जो है वो स्लो चल रही है। इसका अंदाज़ा मुझे क्या हुआ
कि जो पीएसटीपी फंड्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी मुल्क में ताकि प्रोजेक्ट्स लगें, तो ये तकरीबन 750 बिलियन इसको एलोकेट किया गया था। अच्छा। परसों ये खबर आई है कि टोटल अमाउंट खर्च हुआ है वो 30% ऑफ दिस अमाउंट हुआ है। अच्छा, पीएसटीपी जो फंड्स होते हैं ये वाहिद है कि जब डेवलपमेंट होती है तो लोगों को जॉब भी, एक घर बन रहा है, सड़क बन रही है, कुछ और हो रहा है तो लोगों को जॉब भी मिलती हैं। तो हमने इस पर क्या किया कि 30% ऑफ 750 बिलियन को यूटिलाइज किया, क्योंकि उसका एक तरीका ये होता है कि आप इमीडिएटली इसको अखबार में दें, लोगों से टेंडर दें, ये दें वो दें, उसके अंदर हम इतने स्लो रहे कि पूरा साल निकल गया और समहाउ वो जो पीएसडीपी फंड्स के लिए अमाउंट 750 बिलियन रुपीस हमने रखा था वो हमने सिर्फ 30% और हमारी प्रोविंस तो इससे भी मतलब वो हो गए कि 6 महीने बाद वो उठते हैं, 6 महीने बाद फिर वो टेंडर करते हैं, फिर 8 महीने बाद वो डिसाइड करते हैं। तो हमें मेरे ख्याल से मैकेनिज्म ये करना चाहिए कि जो फंड्स एलोकेट हो पीएसडीपी के लिए, डेवलपमेंट फंड के लिए, उसको आप जल्द से जल्द करें, क्योंकि उसमें आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी जो है आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल से नेक्स्ट ईयर जो मैं ये देख रहा हूँ कि हमारा जो लास्ट ईयर हमारी जीडीपी जो थी हमारी बहुत नीचे गई थी, 70 साल में 0.04% पे हम चले गए थे। अब मुझे उम्मीद है, ये वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि पाकिस्तान शायद 2% प्लस जीडीपी ले आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा ये मिरेकल होगा कि माइनस से हम इमीडिएटली 2% पे चले जाएंगे। एग्जैक्टली सर, और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी फोरकास्ट अच्छी दिखाई दे रही है। और अगर इन चीज़ों को हम छोड़ दें एक तरफ और सिर्फ अगर यहाँ पर ये देखें कि जो ये फिस्कल ईयर का स्टार्ट हुआ है बहुत पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहा है, तो अब हमारे पास क्या चैलेंजेस इन हैंड दिखाई दे रहे हैं? जैसे कि वन हम कहते हैं कि FATF है। देखिए, FATF का मैं हमेशा ये कहता हूँ एक पॉलिटिकल मूव है और इंडिया क्या कर रहा है कि वो किसी तरीके से पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट करके वो फ़ायदा इसका उठा रहा है। आपको हैरानगी होगी कि हमने इनकी 20 शराइत जो थी वो कर ली, जिसके अंदर तमाम ये चीज़ें आती हैं, बैंक अकाउंट्स आते हैं, टेरर फाइनेंसिंग आती है, हुंडी का आता है, हवाले का आता है, ये सब पे अब आपको सामने नजर आ रही है ना ये तमाम चीजें। और मजे की चीज ये है कि अभी भी हमको डू मोर का प्रेशर डाला जा रहा है और हमारा नेबरिंग कंट्री जिसको हम अफगानिस्तान कहते हैं, कैन यू इमेजिन कि वो ग्रे लिस्ट में नहीं है। तो ये क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक लॉबी बन गई है और उन्होंने लाइक माइंडेड अपने कुछ मुल्कों को साथ में ला लिया है और ये क्या करते हैं कि जब भी वोटिंग होती है समहाउ उसके अंदर ये हमेशा पाकिस्तान को प्रेशराइज करते हैं। टोटल 27 पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स रह गए हैं जो पाकिस्तान ने फुलफिल नहीं किए गए हैं, लेकिन इतना प्रेशर जो कि अजीब समझ से बाहर दिखाई दे रहा है। सर, इस पर मजीद बात करेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ ओवरकॉल एहसन मेहनती साहब मौजूद हैं, कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं और डायरेक्टर आरिफ हबीबी, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सर, सबसे पहले आपसे मैं मार्केट के बारे में बात करूंगी। ओवरऑल मार्केट के नंबर्स पॉजिटिव नोट पे दिखाई दे रहे हैं। इस वीक का आगाज नेगेटिव था, लेकिन अब एंड जो है वो बुलिश नोट पे दिखाई दे रहा है। कंसोलिडेशन है या हेल्दी करेक्शन है, क्या कहेंगे? देखिए, आई थिंक कि जो हम देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में जो बुल रन आया है ये पोस्ट बाइडेन अपॉइंटमेंट, आई थिंक इसका भी एक रोल है। ऑयल प्राइसेस जो बढ़ रही हैं, कुछ सऊदी जो आउटपुट कट है ऑयल का, आई बिलीव कि उसका भी एक रोल है। ऑयल स्ट्रिप्स लीड कर रही है मार्केट अक्रॉस द बोर्ड ही जो है वो मोर और लेस तेजी दिखा रही है। फिर हमारा डेटा भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव पाकिस्तान का जो हम रेमिटेंसेस देख रहे हैं, रोशन पाकिस्तान में $200 मिलियन आ गया। तो आई थिंक कि ये बहुत सारी पॉजिटिव्स हैं। ऑटो सेक्टर का डेटा है, फिर इसके अलावा सीमेंट की डबल डिजिट ग्रोथ है। आई थिंक कि जो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ जो देखी जा रही है फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर, अब इस वक्त अनाउंसमेंट भी जो है वो सामने हैं। आगे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर जो है वो पॉलिसी रोड जो है वो एक्सपेक्टेडली स्टेटस को नजर आ रहा है। तो बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव खबरें हैं जिसकी वजह से इन्वेस्टर जो हैं ओवरऑल जो है इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट काफी कन्वीनियंट देख रहे हैं। एग्जैक्टली सर, और काफी इंडस्ट्रीज भी फ्लरिश कर रही हैं। हम देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन पैकेज के आने के बाद हम देख रहे हैं पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही है। मार्केट एक दिन भी बंद नहीं रही, चाहे कोविड का पूरा सिनेरियो हमने देखा है। अब क्या दिखाई दे रहा है, मार्केट के नंबर्स कितने हद तक बढ़ते हुए दिखाई देंगे और इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्या करें, उनको एडवाइस करें प्लीज। देखिए, फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो हैं वो अनाउंस हो रहे हैं और अच्छे डिविडेंड पे आउट्स बैंकिंग सेक्टर वगैरह में एक्सपेक्टेड है, जो रिजल्ट्स अभी सामने नहीं आए। तो आई थिंक कि जो पॉलिसी रेट का कल अनाउंसमेंट है वो डायरेक्शन जो है वो मार्केट को देगा। फिर ओवरऑल इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस का क्या डायरेक्शन होता है, ब्रेंट क्रूड को हमने $57 पे जो है उसको क्रॉस करते हुए देखा। तो आई थिंक कि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी नेक्स्ट जो डायरेक्शन है मार्केट का वो लेकर आएंगी। बट ओवरऑल जो गवर्नमेंट के जो प्लान है इस वक्त, सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन एक
प्लान है कि उसको उसको मुनफरिद तरीके से उसको रिजॉल्व किया जाए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लेके जो मराहतें दी गई हैं, आई थिंक ओवरऑल उसका इम्पैक्ट सीमेंट सेक्टर, स्टील सेक्टर के अंदर जो है काफी ज्यादा मुस्बत देखा जा रहा है। तो आई थिंक कि इन्वेस्टर्स हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स जो हैं उनके अंदर इस वक्त एक्यूमुलेशन कर रहे हैं और आई थिंक कि गोइंग फॉरवर्ड वही मार्केट को सपोर्ट देगा। चलें सर, वन लास्ट क्वेश्चन, आप ये बताइए कि ओवरऑल चाइनीज जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो लॉन्च किया जा रहा है मार्च के अंदर, तो कितना ऑप्टिमिस्टिक हैं, वो तमाम चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देंगी और कितना पॉजिटिव होगा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए? देखें, सबसे पहले तो चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान मार्केट का रुख कर सकती है। वो सॉफ्टवेयर जो है वो यूजेबल भी है, उसको इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो है इस्तेमाल करते हैं और जाहिर है वो चाइना में भी करते हैं और ग्लोबली ऐसे सिस्टम्स का इस्तेमाल होता है। तो आई थिंक कि जो मार्केट वॉल्यूम्स है उसके अंदर इस वक्त हम इजाफा देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इजाफा देख रहे हैं और वक्त के साथ ये डबल वॉल्यूम्स भी एक्सपेक्टेड है कि 1 बिलियन शेयर जो है क्रॉस कर जाए जैसे ही ये मार्च के अंदर इंप्लीमेंटेशन देखी जाती है। फिर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल जो फॉरेन आउटफ्लोज इससे पहले हम देख रहे थे इमर्जिंग मार्केट की स्टेटस के बाद 400-500 मिलियन डॉलर पर एनम की बेसिस पे पाकिस्तान से निकला, वो उसका दोबारा रुख पाकिस्तान मार्केट हो सकता है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फॉर्मूलाज हैं जिसकी बेसिस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर फ्लो इन हो सकती है। इंटरडे वॉल्यूम्स बढ़ते हैं तो जाहिर है फॉरेन इन्वेस्टर्स अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया से जो है पाकिस्तान मार्केट का रुख कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा पोटेंशियल है कि फॉरेन इनफ्लोज जो हैं इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है वो नजर आए। थैंक यू सो मच। एस एन मेहंती साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस इन वेरी शॉर्ट टाइम हम देख रहे थे, पॉजिटिव नोट दिखाई दे रहा है, मार्केट के बुलिश सेंटिमेंट्स हैं और ओवरऑल जो एफडीआई अट्रैक्शन है वो अपनी जगह पे दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल बहुत विन विन सिचुएशन दिखाई दे रही है मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। इश्तियाक बिग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इकोनॉमिक रिवाइवल की बात हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, उनसे बात करते हैं। सर, ओवरऑल हम बात कर रहे थे एफएटीएफ के स्टैंड्स के बारे में, 27 आउट ऑफ 5 हम देख रहे हैं सिर्फ रह गए हैं पॉइंट्स जो कि फुलफिल नहीं किए हैं पाकिस्तान ने। अब क्या दिखाई दे रहा है, इतनी ज़्यादा सख्ती तो किसी पे भी नहीं हुई, जब 10 पॉइंट्स कोई फुलफिल कर लेता था तो उसको वाइट लिस्ट में कर दिया जाता था, तो अब क्या? नताशा, ये है कि ये इन्होंने इंडिया जो है वो ही इज प्लेइंग डर्टी और वो ये कर रहा है कि अपने लाइक माइंडेड कंट्रीज़ को मिला के और जब भी वोटिंग होती है पाकिस्तान के खिलाफ हमें दोनों तरफ काम करने की ज़रूरत है। एक तरफ हम ठीक है, अगर हमारे कुछ कमी है हमारे चीज़ों के अंदर हम उसको भी पूरा करें, मगर इससे ज़्यादा क्या हो सकता है जो ऑलरेडी हमने कर दी है कि टेरर फाइनेंसिंग पे पाकिस्तान ने इतनी ज़्यादा तवज्जो दी है कि दुनिया के तमाम कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन तक ने अप्रिशिएट किया है कि पाकिस्तान ने इसमें बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है। ये हुंडी हो गई, ये हवाला हो गया, ये तमाम चीज़ें भी वही उसके अंदर आती हैं। मगर साथ ही हमें ये करना चाहिए कि पॉलिटिकली भी अपने कंट्रीज़ जो हैं उसके अंदर, कई हमारे पाकिस्तान के दोस्त कंट्रीज़ भी उसके अंदर है, सऊदीया भी उसके अंदर है, यूएई भी उसके अंदर है, दूसरे कंट्रीज़ भी हैं। हमें किसी तरीके से सर, पहले भी हमने एक फर्म हायर की थी लॉबिंग करने के लिए और ओवरऑल दिखाई दे रहा था कि सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन हुआ क्या कि अब दोबारा ग्रे लिस्ट में है, इस बार भूटान भी ऐड हो गया है, भूटान अलाई पार्टीज़ में। तो अब क्या सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है, इस बार फिर हम ग्रे लिस्ट में रहेंगे या फिर जो वो हमारी एक सिचुएशन नज़र आ रही थी कि वाइट लिस्ट में चले जाएंगे? देखिए, लास्ट टाइम ऐसा हुआ जो कि वेरी सरप्राइजिंग था कि हमारे कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ जो है, ऐसे तो बहुत कहते हैं कि वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ एनी कंट्री, बट समहाउ वो हमारे सुना है कि अगेंस्ट गए। बट इस बार ये हुआ है कि फॉरेन मिनिस्टर जो थे कई कंट्रीज़ की विजिट की, उनको बतलाया, तमाम चीज़ें ये की हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया तो डर्टी प्ले कर रहा है, मगर हम दोनों तरफ अगर हम काम करते हैं। देखिए, इस बार ये भी हुआ है कि कुछ दहशतगर्द जो थे उनको सजाएं भी हुई हैं, क्योंकि उनका अक्सर ये था कि जी आप पकड़ते नहीं हैं, हमने पकड़ के दिखा दिया। आपने हाफिज सईद वगैरह को देखा होगा, अरेस्ट वगैरह हुआ, फिर आप कहते हैं उनको सजाएं का आपके कोर्ट नहीं देते, वो भी हो गया कि उनको कर दी हैं। तो तमाम चीज़ें टेरर फाइनेंसिंग के अंदर माशाल्लाह हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है और मुझे पूरी मनी लॉन्ड्रिंग, जहाँ करप्शन हो, सब चीज़ों पर काबू पाया गया है बहुत ज़्यादा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस बार शायद कुछ इट विल बी बेटर थिंग और इंडिया जो भी कोशिश कर ले वो हमें आइसोलेट नहीं कर सकता माशाल्लाह। और सबसे बड़ी अभी आपने एक और चीज़ देखी है कि इंडिया डर्टी प्ले कर रहा था, यूरोप के अंदर कुछ इस तरह की फेक अकाउंट्स निकले हैं जिसके अंदर इंडिया क्या कर रहा था कि पाकिस्तान को उनके ज़रिए जो है तो ईयू के अंदर एक है जो इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं कि ये और वहाँ पे ये इनकी कोई 100 के करीब इस तरह के अकाउंट्स निकले हैं जिसके थ्रू पाकिस्तान को जो है वो डिफेम किया जा रहा था, पाकिस्तान के बारे में अफवाहें की जा रही थी। और फॉरेन ऑफिस ने उसका बड़ा सख्त नोटिस लिया, यूनाइटेड नेशन को भी लेटर लिखे गए हैं, ईयू को भी नोटिस दिए गए हैं। तो ये मेरे ख्याल से हमें अपनी आंखें हमने अपनी खुली रखनी है।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम जिस दिन भी इससे निकलेंगे, मगर एक चीज़ तो मैं अश्योर कर सकता हूँ कि ग्रे के बाद किसी हालत के अंदर ये जो इंडिया की कोशिश थी कि पाकिस्तान को ब्लैक में लेके जाया जाए, वो उसका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा जी। डर्टी गेम्स तो इंडिया की जानिब से हमेशा से खेले जाते हैं और मजीद खेले जा रहे हैं अभी भी, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के लिए हम देख सकते हैं कि विन विन सिचुएशन है। ऑप्टिमिस्टिक हैं हम कि हो सकता है इस बार वाइट लिस्ट में जाएं, और अगर नहीं भी जाते तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें फुलफिल हैं और होप फॉर द बेस्ट, अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम ही, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिन बहुत ज़्यादा अच्छे हों। सर, ओवरऑल एक्सपोर्ट की बात कर रहे थे, राइस का अगर मैं इसी से लिंक करना चाहूँगी इंडिया की डर्टी पॉलिटिक्स और इसको कनेक्ट करते हुए, राइस के ऊपर भी एक केस था जो पाकिस्तान ने विन किया है बासमती के हवाले से, तो वो भी प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या था जो इंडिया ने बोला था कि ये हमारे रीजन में ही जो है वो बासमती, हम ही इसके जो है वो ठेकेदार हैं सब। देखिए, एक बड़ी अच्छी चीज़ ये हुई है नताशा कि $2 बिलियन से ज़्यादा एक्सीड कर गई है हमारी राइस एक्सपोर्ट, जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइस, मगर अगेन हमारा दुश्मन कंट्री जो है वो इकोनॉमिकली नहीं चाहता कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ें और किसी तरह हिकअप्स क्रिएट किए जाएं। तो इन्होंने इसके अंदर भी ये किया कि ये ब्रांड हमारा है, और बल्कि यूएई के अंदर एक वक्त में एक ऐसी फैक्ट्री आई है जो गलत किस्म के चावल पैक किया करते थे और पाकिस्तान का ब्रांड लगाया करते, ताकि जब लोग उसको यूज़ करें तो वो मार्केट खराब हो जाए। Exactly. हमारे राइस की इतनी एक्सपोर्ट है कि अभी कुछ 6 महीने पहले मैंने एक बिरयानी फेस्टिवल मोरक्को में किया था। और मैं यहाँ से एक बहुत रनाउंड शेफ है उनको लेके गया, और हमने 6 किस्म की बिरयानी बनवाई वहाँ पे। और जो बड़े इम्पोर्टर्स थे सब उनको हमने बुलाया, और बुलाने के बाद उन्होंने जब वो खाई तो आप यकीन करें कि उंगलियाँ चाटते हुए गए। और चाटने के बाद ये हुआ, जाते वक्त हमने उनको 1 किलो राइस का डब्बा और एक मसाला जो होता है बिरयानी का, वो हमने कहा आप घर पे भी बनाइएगा। यू कांट इमेजिन द अमाउंट ऑफ ऑर्डर्स नाउ मोरक्को से अब आने शुरू हो गए, जो कि इंडिया ने उसको डोमिनेट किया था। हमें अपनी थोड़ी सी वो चेंज करनी पड़ेगी, जो मार्केटिंग होती है ना, मार्केटिंग भी चेंज करना पड़ेगी। हाँ, और ओवरऑल बिलीविंग, हमने उनको दिखाया कि दिस इज व्हाट द राइस इज पाकिस्तानी एंड दिस इज व्हाट द बिरयानी टेस्ट इस तरह करती है। और मार्केट भी चेंज करनी पड़ेगी सर, और मार्केट सीख भी करना पड़ेगी। एक ब्रेक की जाने चलते हैं सर, मैं यहाँ आपको पॉज करूंगी, एक ब्रेक की जाने चलते हैं, वापस आते हैं, फिर प्रोग्राम को बाकायदा आगाज करते हैं। الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। जी, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ओवरऑल मार्केट्स के बारे में, लेकिन अब हम बात करेंगे ओवरऑल एक्सपोर्ट और एफडीआई के बारे में। एफडीआई दिखाई दे रहा है ओवरऑल हम अट्रैक्ट कर रहे हैं और मार्केट्स भी अचीव हो रही हैं, लेकिन जो ट्रस्ट बिल्डअप है वो भी वहाँ पर जो है वो एक डेफिसिट दिखाई देता है। तो जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी किसी मुल्क में होती है तो वहीं पॉलिटिकल डेफिसिट दिखाई देता है, यानी कि ओवरऑल ट्रस्ट डेफिसिट। लेकिन अगर हम बात करेंगे जहाँ पर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है, वहाँ पे जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होता हुआ दिखाई देता है। हमारे साथ ओवर कॉल नसीर काशानी साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। आप चेयरमैन हैं गवादर पोर्ट अथॉरिटी के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले ये बताइए, ओवरऑल दिखाई ये दे रहा है कि गवादर यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त जो है वो एक ट्रेडिंग सिस्टम हो सकता है, काफ़ी इंडस्ट्रीज़ भी लग रही हैं, सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ों के काम भी हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे कोविड की सिचुएशन एक अनफॉर्चुनेटली आ गई है। अब कैसे काम चल रहे हैं और यहाँ पे कितनी ग्रोथ दिखाई दे रही है? जहाँ तक ग्वादर पोर्ट का ताल्लुक है तो जाहिर है कोविड ने तो हर एक को डेंट मारा था। इनिशियली फ्रॉम फरवरी ऑनवर्ड्स आपको पता है कि ग्वादर में फ्लाइट्स वर सस्पेंडेड फॉर ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स और फरवरी से लेके सितंबर तक फ्लाइट्स ही सस्पेंडेड थी, तो बिजनेस एक्टिविटी बहुत मिनिमल हो गई थी। लेकिन यह है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे कोविड के जो असर है कम होता जा रहा है और बिजनेस जो है ना दोबारा अपनी तरफ वापस आ रही है इंशाल्लाह, तो बेहतर होता जा रहा है इंशाल्लाह। जी, ओवरऑल सर अफगान ट्रांजिट भी स्टार्ट हो गए ना, तो काफ़ी शिप्स भी आए हैं और काम भी हो रहा है, तो अब क्या दिखाई दे रहा है, मईशत का पहिया कितनी जोर से अब चलता हुआ दिखाई देगा? यानी कि जो एक्सपेक्टेशन थी वो वहाँ पे एक पॉज नजर आ रहा था। गो अहेड। जी जी जी, यू आर राइट। पहले ये था कि कोविड ने इम्पैक्ट किया, उसके बाद अब दोबारा हमारे जब ऑपरेशन शुरू हुए हैं तो अफगान ट्रांजिट तो हमारा 2020 में ही शुरू हो गया था। जाहिर है ग्वादर पोर्ट का इस वक्त इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है टुवर्ड्स द इकोनॉमी, लेकिन ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, आपने सही फरमाया कि यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, रोजगार मिलेगा लोगों को, तो मईशत का जो पहिया है वो चल पड़ेगा और पर्टिकुलरली बलूचिस्तान और के लिए और पाकिस्तान के लिए, दोनों के लिए बहुत फायदा होगा। लेकिन ये है कि इस वक्त रेगुलर हमारी कार्गो आ रही है, अफगान ट्रांजिट भी आ गया है, एलपीजी वेसल्स भी आने शुरू हो गए हैं, तो अब आगे हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह जो ग्वादर में फ्री जोन है वो इस्टेब्लिश हो नेक्स्ट फेज में और यहाँ पे कुछ बिजनेस एक्टिविटी हो ताकि लोगों को रोजगार मिले। और एग्जैक्टली सर, इसके अलावा ट्रेन प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए जा रहे थे ना, चाइना, ईरान, इन सबको लिंक करते हुए रीजनल एशिया में जो ट्रेन चलाई जा रही है, तो गवादर का कितना रोल होगा और इसकी क्या इम्पोर्टेंस होगी उस वक्त? हाँ, वो तो फ्यूचरिस्टिक अगर आप देखें तो डेफिनेटली जब आप ML1 के बाद ML2, ML3, ML4, ML5 की तरफ जाएंगे, फ्यूचर में गवादर का बहुत बड़ा प्रॉस्पेक्ट होगा। रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से आपको जैसे कि पता है कि गवादर इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, बड़ा इसकी सेंट्रल इसकी पोजीशन है, नॉट ओनली फ्रॉम दी सीपैक पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो अगर आप इसको देखें तो इसकी जो पोजीशनिंग है इट्स वन ऑफ द बेस्ट। साइड पे चाबहार है, दूसरे ओमान के भी पोर्ट्स हैं, लेकिन जो पोजीशनिंग इस वक्त ग्वादर की है वो किसी पोर्ट की नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि डीप सी पोर्ट है तो ये खुद भी ब्लेस्ड पोर्ट है, यहाँ दिखाई देता है। सर ओवरऑल सर ये तमाम चीजें डेकेड्स के लिए प्लान किए जाते हैं ना, तो अब जो कि ये प्लानिंग है ये कितनी फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है और अब गवादर के लिए हम कहेंगे अच्छा वक्त आ गया है पाकिस्तान की, अगर ओवरऑल मईशत का अगर पहिया घूम रहा है तो इसकी बात की जाए तो? जी, मेरा ख्याल है कि गवादर का वेटिंग पीरियड खत्म हो गया है माशाल्लाह से। जहां आप पोर्ट की बात करें या आप वैसे ही रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की बात करें, रियल एस्टेट की बात करें या टूरिज्म की बात करें, मेरा ख्याल है इंशाल्लाह आने वाला वक्त गवादर के लिए बहुत अच्छा होगा।
इस वक्त ये है कि बेयर मिनिमम है बिजनेस, लेकिन ये है कि विद द पैसिव टाइम ये ग्रो करेगा। और जाहिर है जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा, अभी आपने डीप सी पोर्ट की बात की, तो हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे इसकी डेप्थ को बढ़ाने का, और जाहिर है इस वक्त सिल्टेशन की वजह से डेप्थ थोड़ी सी कम हो गई है। बड़े वेसल्स हम चाह रहे हैं कि डेप्थ बढ़ जाए, 14 मीटर्स तक चला जाए, 15 मीटर्स तक, ताकि हम बड़े वेसल्स केटर इन करें। दूसरा ये कि इसकी कैपेसिटी बढ़ेगी वक्त के साथ साथ। ये डेफिनेटली गवादर विल हैव अ पिवटल पोजीशन एज फार एज ये सारा इकोनॉमी, पूरी रीजनल इकोनॉमी के लिए, नॉट ओनली ये बलूचिस्तान के लिए लेकिन ये पूरे रीजन कार्स कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वेरी राइट सर। ओवरऑल यहाँ के जो इंडिजिनस पीपल या जो लोकल पीपल हैं वहाँ क्या काम दिखाई दे रहा है, गवर्नमेंट का कितना रोल है और उनके लिए क्या कर रही है, और कोविड के अंदर उनकी सिचुएशन क्या रही? जहाँ तक इंडिजिनस लोगों के लिए ना, इंडिजिनस के लिए ही गवादर में डेवलपमेंट चल रही है। राइट। ज़ाहिर डेवलपमेंट होती है वो लोगों के इर्द गिर्द होती है ना। गवादर में जितने भी लोग हैं, चाहे वो माहीगीर हों, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हों, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से या टूरिज्म से या किसी भी चीज़ से, ये बेसिकली तो लोगों के लिए डेवलपमेंट होती है। तो ये हमारा टोटल फोकस इसी पे है कि लोगों की बेहतरी की जाए। तो फिशरमैन के कुछ इश्यूज थे, उनको हम आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व कर रहे हैं जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से भी थोड़ी सी तकलीफें आती हैं, जाहिर है। राइट। वो डेवलपमेंटल वर्क एक्टिविटी होती है तो कुछ तकलीफ आती है, लेकिन बाद में फिर वो आपके लिए सहूलत बन जाती है। तो वन लास्ट क्वेश्चन सर, कर रहे हैं कि कम से कम जी, सॉरी, वन लास्ट क्वेश्चन करना चाहूंगी। ओवरऑल कल की न्यूज़ है कि गवादर के थ्रू जो बड़ी मशीनरीज होंगी जो इंपोर्ट की जाएंगी वो ड्यूटी फ्री होंगी, तो कितनी पॉजिटिव होगी ये, और प्लीज जरा व्यूअर्स के साथ शेयर करें क्या इम्पैक्ट होगा इसका? इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा इंशाल्लाह। उसकी वजह यह है कि अभी हम बिल्कुल फॉर्मेटिव फेज में हैं। गवादर पोर्ट ने बहुत आगे डेवलप होना है। आपने सही फरमाया था कि पोर्ट्स यूजुअली डू नॉट आर नॉट बिल्ट इन 2 years 5 years। पोर्ट्स बहुत लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं, 20 साल 30 साल 50 साल। तो उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो पोर्ट की डेवलपमेंट के लिए जितनी भी एक्टिविटी होगी उसमें टैक्सेस अगर आप अभी छूट देंगे तो ये इंडस्ट्री को फरोग देगा और लोग अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली जो बात है वो होगी, उससे बहुत बेहतरी आ जाएगी। और अगर हम देखें तो अगले 3 से 5 साल बहुत अहम है गवादर के लिए। इंशाल्लाह आई थिंक ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएं तो बहुत ज्यादा एवेन्यूज खुलेंगे। राइट, बहुत ज्यादा एवेन्यूज खुलेंगे। थैंक यू सो मच नसीर साहब, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ओवरऑल बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर दिखाई दे रहा है, इकोनॉमिक रिवाइवल दिखाई दे रहा है, और गवादर इटसेल्फ ये एक डीप पोर्ट है। यहाँ से ट्रेडिंग सिस्टम अगर स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ से कंट्रीज कनेक्ट होंगे जिसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव होगा। इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर गुफ्तगू आपने भी सुनी, ओवरऑल मैं आप चाहूंगी कि आप मार्केट के बारे में नहीं, पहले गवादर के बारे में बात करें। डीप सी पोर्ट है, कितनी लीनियंसी गवर्नमेंट की जानिब से दी गई है ओवरऑल वहाँ के लोगों के लिए, लोकल्स के लिए, और ये कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर देगा? देखिए जैसे नसीर साहब ने कहा, इट्स गेम चेंजर है ये, क्योंकि ये पोर्ट की अगर आप लोकेशन देखें तो इससे सब थ्रेटन हुए हैं इस वक्त। चार बार जो है ईरान का वो थ्रेटन हुआ है, जबल अली जो है वो थ्रेटन हुआ है, क्योंकि इसकी लोकेशन है सच है कि जब कोई भी दुबई के अंदर या गल्फ के अंदर दाखिल होना चाहते हैं तो वहाँ पे एक नैरो जगह आ जाती है और उनको रुकना भी पड़ता है और डिस्टेंस भी कवर करना पड़ता है, जबकि ये बिल्कुल माउथ के ऊपर जो है ये मौजूद है। मगर जिस तरह मेरे ख्याल से हमें इसको करना चाहिए, मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ कि मोरक्को में एक पोर्ट बना जो हमारे गवादर पोर्ट के बाहर बना, और उससे फ्री जोन जो उसका था उससे आज $8 बिलियन की सिर्फ फ्री जोन से जो हो रही है। तो इट्स नॉट द पोर्ट के साथ जो फ्री जोन होता है, मतलब इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं और वो एक्सपोर्ट्स कर रही हैं। हमें भी ये चाहिए कि पोर्ट के साथ साथ जो फ्री जोन्स हैं मतलब उसको भी डेवलप करें ताकि वहाँ से चीज़ों को हम कर सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है, बड़ी अच्छी लोकेशन है, बड़ी अच्छी है, तो समहाउ इसके अंदर चीज़ें बड़ी डिले हो रही हैं। दूसरा भी जैसे आपने पहले भी आप डिस्कस कर रही थी कि एक्सपोर्ट्स को हम किस तरह बढ़ा सकते हैं। एक सजेशन मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान के तमाम जो बिजनेसमैन हैं उनका ज़्यादा थ्रस्ट जो है वो अमेरिका और यूरोप
यूरोपियन कंट्रीज हैं Right. और हमारे 65 to 70% एक्सपोर्ट्स इज टूवर्ड्स दीज कंट्रीज। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम्स आती है, रिसेशन आता है, सपोज अमेरिका का हमसे मुंह बन गया, कुछ हो गया, तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ती नहीं है, उसमें कमी आ जाती है। एक बहुत बड़ा रीजन है अफ्रीका, जिसकी कोई $1.5 बिलियन लोगों की आबादी है और एक बहुत बड़ी मार्केट है। मेरे ख्याल से मैं अपने जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनसे यहाँ पे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जिस तरह चाइना उसको टारगेट कर रहा है, खुदा के वास्ते आप एक्सपोर्ट के लिए हमें explore अभी करें, से मार्केट्स ढूंढना करना पड़ेंगी पड़ेगी। और हमें जब- प्रोडक्ट्स भी बढ़ाने पड़ेंगे सर, प्रोडक्ट्स बिल्कुल की भी आपने जरूरत कहा है। कि न्यू मार्केट्स और न्यू प्रोडक्ट, ये स्ट्रेटेजी अगर हमने अपना ली तो 30 और 35 बिलियन। देखिए ना, हमें अफसोस ये होता है कि हम 25 पे लगे हुए हैं और बांग्लादेश ऐसा कंट्री 40 को क्रॉस कर गया है। Right. तो वक्त आ गया है कि न्यू मार्केट्स और और न्यू प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की जरूरत है। इसके अलावा सर हमें अपना कल्चर भी बढ़ाने की जरूरत है। कुछ चीज़ें होती हैं जो सिर्फ यहीं होती हैं, पाकिस्तान में होती हैं। जैसे कि मैं देख रही थी चित्राल की एक जो निटिंग होती है या वो जो कढ़ाई टाइप की होती है, तो वो पेरिस के फैशन वीक में जो है वो चलाई गई है। वहाँ के फैशन शो में जो है वो इनका फैब्रिक यूज़ किया गया है। ओवरऑल इसी टाइप की कुछ चीज़ें हों जो हमारा कल्चर बेस हो, वहाँ को प्रमोट करना, क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ बिल्कुल। पाकिस्तान में मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें भी ज़रूरी हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए होता यह है कि वन ऑफ द बेस्ट हैंडीक्राफ्ट्स पाकिस्तान की हैं। इसके अंदर थोड़ा सा मैं अपनी एम्बेसीज को भी कहूँगा कि वो भी इनको क्या करें कि Role हर play एम्बेसीज के अंदर एक छोटा सा कमरा बना दें, उसके अंदर तमाम ये चीज़ें डिस्प्ले कर दें, लोगों को बुलाते रहें, दिखाते रहें। इम्पोर्टर्स को बुला लिया एक कप चाय के ऊपर, उनको बतलाएं, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम ये हो रही है कि पाकिस्तान के बारे में हम अपनी पब्लिसिटी नहीं कर सकते। मार्केटिंग जो है हमारी बहुत पुअर है। मगर एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि देखिए पाकिस्तान इतना खूबसूरत है जितना स्विट्ज़रलैंड है, और इस वक्त टूरिज्म जो है पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। अगर हम टूरिज्म को अगर हम अट्रैक्ट करते हैं तो हमारे कई बिलियन डॉलर्स जो हैं टूरिज्म से भी कमा सकते हैं। जी हाँ, टूरिज्म से कमा सकते हैं। चले हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। जी, कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,12,650 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 96,682 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑज $1870.18, ऑयल WTI पर बैरल $52.97, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $55.72। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 193.50, सेलिंग वाज 196। यूके पाउंड बाइंग रही 218 रुपीज, सेलिंग वाज 221। यूएस डॉलर बाइंग रही 160.50, सेलिंग वाज 161.20। चाइनीज युआन बाइंग एट 24.90, सेलिंग वाज 25.05। Saudi Riyal buying at 42.50, selling was 43 rupees. UAE Dirham buying at 43.60, selling was 44.10. Kuwait Dinar buying रही 503 rupees, selling was 505.50. And lastly, Omani Riyal buying रही 412 rupees, selling was 414 rupees. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। इश्तियाक बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। सर, ओवरऑल रुपी यहाँ पे जो है वो एक स्टेबिलिटी की तरफ दिखाई दे रहा है। 160 जो है वो डॉलर के अगेंस्ट 1